तो यार बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम था 2012। उसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया ऐसे ख़त्म हो रही होती है और दुनिया में जितने भी वीआईपीज़ हैं और जितने भी रिच लोग हैं उन लोगों को बचाने के लिए और जितनी भी स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की, उनको बचाने के लिए यूएसए डिसाइड करता है कि यार हम लोग शिप्स बनवाएंगे। तो वो शिप्स बनवाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना को देता है और चाइना काफ़ी कम समय में उन शिप्स को बना के रेडी कर देता है उस मूवी में। अब उसमें एक डायलॉग आता है कि यार इतने कम समय में ये काम सिर्फ चाइना ही कर सकता था। और अगेन रियलिटी में उन्होंने प्रूव कर दिया है कि इतने कम समय में ये काम सिर्फ चाइना ही कर सकता था। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं कोडिंग क्रश। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीप सीक के बारे में और डीप सीक के थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम लोग चेक करेंगे और हम लोग रिसर्च पेपर भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या बताया गया डीप सीक के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ डीप सीक से। देखो यार, डीप सीक जो है ना एक जनरेटिव एआई है। जिस तरह से चैट जीपीटी था या जिस तरह से डॉली था, सिमिलरली ये भी वही काम करता है। अब इसमें ऐसा क्या खास है क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है? तो इसके 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है यार इसके बेंचमार्क रिजल्ट्स। बेंचमार्क मतलब देखो, कुछ ऐसे बेंचमार्क्स होते हैं जिनके ऊपर कंपेयर किया जाता है कि भाई अलग अलग मॉडल्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे उनमें से एक बेंचमार्क है आपका कोड फोर्सेस। तो यहाँ पर डीप सीक ने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया। उसके अलावा ओपन एआई का जो लेटेस्ट मॉडल है जिसका नाम है ओपन एआई O1 1217, इसके अंदर एक एबिलिटी थी रीजनिंग की। लेकिन डीप सीक के जो R1 मॉडल है उसकी रीजनिंग एबिलिटी लेटेस्ट मॉडल या कह सकते हो जो बेस्ट मॉडल अब तक का अवेलेबल था उससे भी बेटर है। उसके बाद अगर आप सेकंड रीजन की बात करें तो R1 को बनाने में काफी कम रिसोर्सेज लगे। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज की आप बात करें तो यहाँ पर लेस देन 200 एम्प्लॉयज को यूज किया गया है। और उसके अलावा अगर आप कॉस्ट की बात करें तो इट्स जस्ट लाइक $5.6 मिलियन ट्रेनिंग के लिए ये कॉस्ट आई है। इट इज वेरी लेस देन द लेटेस्ट मॉडल। मुझे एग्जैक्टली इसका डेटा तो नहीं मिला कि लेटेस्ट मॉडल कितने में ट्रेन हुआ है, लेकिन अगर आप बात करें इससे बहुत पुराने मॉडल की जो कि है चैट जीपीटी का GPT-3 का जो मॉडल है, उसकी ही ट्रेनिंग में $12 मिलियन का कॉस्ट आया था। तो ये तो काफी लेस है, मतलब आधा है ये तो, है ना। और ये बेस्ट मॉडल ले आ रहे हैं उसमें। रिसोर्सेज में एक और रीजन है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग आपको उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि इन्होंने जो जीपीयूज यूज किए हैं, जो ओपन एआई ने यूज किया, उनके सामने इनके जीपीयूज तो कुछ नहीं, यानी प्रोसेसिंग पावर आपको ज्यादा नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, देयर इज वन मोर रीजन। डीप सीक ने जो अपना बेस्ट मॉडल है दैट इज R1 मॉडल, जो कि कंपीट करता है ओपन एआई के O1 1217 जो कि अब तक का बेस्ट मॉडल था R1 से पहले, उसको ओपन सोर्स कर दिया है। ओपन सोर्स मतलब कि लाइक इट्स फ्री एंड एनीवन कैन यूज इट, स्टार्टअप्स कैन यूज इट। नाउ दे डोंट हैव टू पे ओपन एआई मनी फॉर यूजिंग देयर बेस्ट मॉडल। अब तक अगर आप देखें तो जो प्रो मॉडल था, आई डोंट नो उसमें अगर ये O1 1217 था या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उस प्रो मॉडल का ही कॉस्ट अगर आप देखें तो $200 पड़ता था फॉर 2 पर्सन। सो हेयर दिस इज द बिगेस्ट रीजन, ओके, जिसकी वजह से ओपन एआई का जो बिजनेस है वो काफी इफेक्ट होगा। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट वन, दैट इज बेंचमार्क रिजल्ट्स। बेंचमार्क रिजल्ट्स के लिए मैंने ओपन एआई का जो फर्स्ट पेज है, जो रिसर्च पेपर उन्होंने दिया है, वहां पर ही उन्होंने बेंचमार्क रिजल्ट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो ये जो ब्लू कलर है इससे आप इन्होंने डीप सीक R1 और ग्रे कलर से इन्होंने ओपन एआई के O1 1217 को रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने 6 अपने बेंचमार्क्स दिखाए। इसमें अगर आप रिसर्च पेपर पे देखोगे तो नीचे इन्होंने और कंपैरिजन किए। तो अगर हम डिस्कस करें कि ये किन बेंचमार्क्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला बेंचमार्क जो है वो है AIME का जो डेटा सेट है, उस पर इन्होंने टेस्ट किया अपने मॉडल को एंड दिस इज द रिजल्ट। कोड फोर्सेज में इन्होंने परसेंटाइल के बेसिस पे देखा है, तो ये 96.3% जितने भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको बीट करता है हमारा डीप सीक R1। वहीं अगर आप बात करें ओपन एआई के O1 1217 को, थोड़ा सा आगे है। वन मोर थिंग कि ये जो आप रेटिंग देख रहे हो ना, ये है आपकी कैंडिडेट मास्टर की रेटिंग्स हैं ये। नेक्स्ट है यहाँ पे GPQA डायमंड। एक्चुअली ये एक गूगल का बनाया हुआ डेटा सेट है फॉर लाइक इवेल्युएटिंग योर मॉडल ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एक्चुअली GPQA अलग है और GPQA डायमंड अलग है। तो GPQA में क्या होता है कि 1500 क्वेश्चंस होते हैं ऑन दीज टॉपिक्स और ये एक्सपर्ट्स ने बनाए होते हैं, अपने आप में हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब इनमें भी जो टॉप के जो हार्डेस्ट, जहाँ पे सबसे ज्यादा रीजनिंग लगने वाली है, उन क्वेश्चंस का सेट होता है 198 क्वेश्चंस का सेट, उसको बोलते हैं GPQA डायमंड। उसमें यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देख लो, मैं मानता हूँ कि ये पीछे है, लेकिन बट स्टिल ये कम प्रोसेसिंग पावर में ये लोग इतना अच्छा रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। नाउ नेक्स्ट वी हैव मैथ 500 MMLU। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम। हम लोग बात करेंगे SWE बेंच वेरीफाइड की। तो इसमें क्या होता है यार कि गिटहब, पता है ना, गिटहब पे पाइथन की रिपोजिटरीज में से 500 ये लोग इश्यूज पिक करते हैं और वो सेट देते हैं इन मॉडल्स को टेस्ट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। और उसमें आप देख लो इसकी परफॉर्मेंस।
ना, क्योंकि यार ये देखो, देखा जाए तो ये काफी टफ काम है, ओके, कि आप इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हो। यहाँ पर आप देखो तो असली सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप बीट करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर आप इन दोनों की परफॉर्मेंस देख लो। और अगेन यहाँ पे डीपसीक का R1 जो है वो बीट करता है आपके O1 1217 को। सो दीज आर द बेंचमार्क रिजल्ट्स जो कि इन्होंने दिखाए, और ये फेक नहीं हो सकते। फेक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यार मतलब फेक अगर ये कर भी देते हैं देन इट इज ओपन सोर्स्ड, ओके, कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि भाई ठीक है, ये बात समझ में आती है कि बेंचमार्क रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन इससे नुकसान होना चाहिए था ओपन एआई को। इससे नुकसान क्यों हुआ एनवीडिया को? एनवीडिया का जो स्टॉक है वो एक दिन के अंदर, यानी रिलीज के एक दिन के अंदर 17% से घट जाता है। और ये अगर आप कैलकुलेट करें तो इट इज लाइक $600 बिलियन की वैल्यूएशन, ओके, नॉट द एक्चुअल मनी बट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी रिड्यूसेस बाय $600 बिलियन, और ये अब तक का सबसे बड़ा लॉस है इन वन डे, ओके। इससे पहले मेटा वालों को लॉस हुआ था थिंक 2022 में $200 बिलियन का ना। वाई? तो जैसे कि मैं बता रहा था कि यार प्रोसेसिंग पावर कम लगी है इन मेकिंग R1, एंड जो रिजल्ट्स ये लेके आ रहे हैं इट इज इक्वल टू O1 1217 जो कि बेस्ट प्रोसेसर यूज कर रहा है। तो सोचो यार कि मतलब अगर कोई सेम काम तुम कम प्रोसेसिंग पावर में कर सकते हो तो डेफिनेटली यार जो बड़े प्रोसेसर्स हैं, मेनली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जीपीयूज की, आपको जरूरत ही नहीं है भाई बड़े जीपीयूज को बनाने की जब आपका वही काम छोटे जीपीयूज में हो जा रहा है। इससे डायरेक्टली इंपैक्ट होता है आपकी वैल्यूएशन पे कि भाई आप क्या काम कर रहे हो। मतलब आप बड़े से बड़े बेटर से बेटर जीपीयूज बना रहे हो, पर वही काम जब कम जीपीयूज में हो सकता है तो आपकी जरूरत क्या है? हमको आपकी जरूरत नहीं है, उतनी जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप R1 को किसी एक बेटर जीपीयू में ट्रेन करते तो आपका रिजल्ट खराब आता, ऐसा नहीं है, और डेफिनेटली आपका टाइम बचता। बट द थिंग इज कि भाई वो काम जो कि उन्होंने ओपन एआई ने बेस्ट जीपीयू के साथ किया वो उन्होंने कम जीपीयू के साथ कर दिया। दिस वॉज द रीजन कि भाई वैल्यूएशन कम हुई। तो मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि O1 1217 किस जीपीयू से ट्रेन हो रहा है, इसका डेटा मुझे मिला नहीं, ओके। बट फॉर श्योर वन थिंग इज देयर, ये उस जीपीयू से बेटर है जिस पर R1 ट्रेन हो रहा है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। लाइक देयर इज अ जीपीयू लाइक A100, ओके, और इससे बेटर जीपीयूज अवेलेबल हैं एनवीडिया के, ओके। एनवीडिया इनसे भी बेटर जीपीयूज बनाता है। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस जीपीयू, बिफोर गोइंग टू दिस लेट्स टॉक अबाउट यूएसए। यूएसए क्या करता है ना यार कि यूएसए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसको वो प्रिवेंट करता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जानी चाहिए इतनी जल्दी, ओके। उस पे ना रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। दे हैव अ डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ओके। ये वो डिपार्टमेंट है जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो क्या नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ओके। इसमें ना इनकी एक गाइडलाइंस है जिसको कहते हैं यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल गाइडलाइंस। ये लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई आप इतनी प्रोसेसिंग वाली चीज़ को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ओके, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ओके। अब भाई देखो एनवीडिया को भाई अपना बिजनेस तो हर जगह चाहिए, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब उनके पास एक जीपीयू है जिसका नाम है A100, ओके। इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसके अंदर है 80 GB की मेमोरी की। अगर आप स्पीड की बात करें देन इट इज लाइक 600 GB पर सेकेंड की स्पीड। आर्किटेक्चर ये लोग यूज कर रहे हैं एम्पेयर आर्किटेक्चर। सीपीयू कंपैटिबिलिटी की अगर आप बात करें देन इट इज 7 नैनोमीटर प्रोसेस। अगर आप बात करें यहाँ पर पावर की इट इज 250 वॉट। उसके बाद सबसे खास बात परफॉर्मेंस, देन इट इज 9.7 टेरा फ्लॉप्स, ओके। ये इसकी परफॉर्मेंस है, ओके। एक फ्लॉप्स का मतलब होता है एक ऑपरेशन, ओके, एक कैलकुलेशन आप कह सकते हो, और ये टेरा फ्लॉप्स का मतलब है 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स। ये चाहे तो 9.7 टेरा फ्लॉप्स कैलकुलेट कर सकता है एक बार में। मतलब अगर आपको अपना एआई मॉडल ट्रेन करना है देन इट इज वेरी गुड। लेकिन जो आपका O1 1217 है वो इससे भी बेटर मॉडल पे ट्रेन हुआ है। तो भाई मैं इसकी बात ही क्यों कर रहा हूँ, ओके। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो R1 है वो भी इस पे ट्रेन नहीं हुआ, ना O1 1217 ट्रेन हुआ है ना R1 ट्रेन हुआ है। तो मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यूएसए इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई तुम इतने अच्छे प्रोसेसर को यूएसए से बाहर नहीं जाने दे सकते, आप इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एनवीडिया क्या करता है कि इसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन H800 बनाता है। H800 के अंदर क्या है? सेम मेमोरी है, 400 GB की ये स्पीड देता है, सेम आर्किटेक्चर है, ओके, सेम आर्किटेक्चर बट मॉडिफाइड। थोड़ा जो है परफॉर्मेंस रिड्यूस कर देते हैं ये लोग। यहाँ पे अगर सीपीयू कंपैटिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 4 नैनोमीटर प्रोसेस अगेन रिड्यूस्ड, ओके। एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगती है भाई। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो ये सिर्फ 70% परफॉर्मेंस देता है इफ यू कंपेयर इट विद A100। सो है ही एक्चुअली वही सेम जीपीयू है बट मॉडिफाइड और परफॉर्मेंस रिड्यूस्ड। नाउ दिस इज व्हाट यूएसए अलाउज कि भाई तुम इसको एक्सपोर्ट करो, और यही एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना में, और यही R1 को बनाने के लिए यूज किया गया है ना। इसके आई थिंक कुछ 2000 इसके जैसे 2000 जीपीयूज को वो लोग यूज करते हैं, और इन 2000 जीपीयूज की मदद से R1 की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। और ये कुछ नहीं है देन द
100 और इससे भी बेटर जीपीयू इसको यूज किया गया है O1 1217 को ट्रेन करने के लिए, बट स्टिल दिस R1 इज कंपीटिंग विद दिस O1 1217, देन डेफिनेटली इससे जो है एनवीडिया उसके स्टॉक प्राइस जो कि काफ़ी हाइप्ड अप थे, काफ़ी ऊपर जा चुके थे, ओके इसको नीचे होना एक नॉर्मल सी बात थी। तो पर हाँ 17% इज अ वेरी बिग नंबर इन वन डे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स दैट इज बट ऐसा इन लोगों ने क्या कर दिया कि भाई कम प्रोसेसिंग पावर में ये लोग बीट कर दे रहे हैं OpenAI O1 1217 को। तो इसके लिए ना इनके 3 रीजन है मेरे पास। पहला रीजन है यार, इनके जब ये लोग R1 को ट्रेन करते हैं देन दे यूज 4 स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग, ओके जो कि हम लोग जब रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें ना, तो ये लोग ना अपने जिस बेस मॉडल को ट्रेन करते हैं, ये लोग एक्चुअली एक बेस मॉडल यूज़ करते हैं, ओके तो उस बेस मॉडल को और बेटर करके दे क्रिएट R1, ओके तो बेस मॉडल का नाम है V3 बेस मॉडल एंड दे फाइन ट्यून इट, लाइक इट्स अ प्री ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ये लोग प्री ट्रेनिंग कराते हैं ताकि और ज़्यादा वो जो बेस मॉडल ही है वो बेटर हो जाए। तो ये एक पहला स्टेप है। इसके जैसे और 3 स्टेप्स ये लोग फॉलो करते हैं एंड एवरी स्टेप मेक द मॉडल बेटर। उसके अलावा जो बेस मॉडल है उसका आर्किटेक्चर है MOE आर्किटेक्चर। नाउ लेट्स डिस्कस दिस MOE आर्किटेक्चर क्योंकि इसके बारे में बहुत बात की गई है। हम बात कर रहे हैं MOE आर्किटेक्चर की। MOE आर्किटेक्चर में देखो, मैं अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं ना, एक्चुअली देखो मॉडल तो पूरा एक ही है, मॉडल पूरा एक है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, लेकिन इस मॉडल का आर्किटेक्चर इस तरह का है ना कि जब आप इसको कोई इनपुट देते हो कि भाई मुझे इससे रिलेटेड एक आंसर जनरेट करके दो, तो क्या होता है यहाँ पर ना ऐसे कुछ न्यूरल नेटवर्क्स हैं जिनको आप गेटवे न्यूरल नेटवर्क कह सकते हो, या फिर एज ए मतलब एक तरह से एक मॉडल के अंदर एक और मॉडल बन के रेडी हुआ है, ओके जिसका सिर्फ इतना काम है कि वो जो क्वेश्चन आया है या जो प्रॉम्प्ट आया है वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है या प्रॉम्प्ट है, ओके अब इसने ये बता दिया कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये तो मुझे कोडिंग का क्वेश्चन लग रहा है। अब क्या है ना, इसी मॉडल के अंदर ये पूरा जो आपका R1, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, ओके ये R1 मॉडल है। इस R1 के अंदर क्या होगा, आपने क्वेश्चन भेजा, उसने आइडेंटिफाई किया कि यार ये तो कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस R1 के अंदर ही और भी कई सारे इसी तरह के ना नेटवर्क्स बने हुए हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं एक्सपर्ट्स। ये जो कोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे पता चला, इसमें अलग अलग एक्सपर्ट है। मान लो इसको बायोलॉजी की एक्सपर्टीज है, इसको मैथ्स की है, इसको कोडिंग की है, और इसको मान लो फिजिक्स मान लो, इसको आपको ऐसे वगैरह आपका जैसे ग्रामर हो गई, इंग्लिश ग्रामर हो गई, ठीक है, उसकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। अब इसको ये फील होता है कि यार ये कोडिंग प्लस मैथ्स, क्योंकि होता है ना कोडिंग क्वेश्चन में आपको मैथ्स भी कभी कभी लगानी पड़ती है, तो इसको फील होता है यार ये दोनों से रिलेटेड है, आपका LCM वगैरह का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको लगना पड़ेगा मैथ्स थोड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर दिया कि अच्छा ये इन दोनों का क्वेश्चन है। ये क्या करता है, ये उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स के पास भेज देता है क्वेश्चन को। आप जब सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो इन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो कम प्रोसेसिंग पावर, या कह सकते हो कि जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपको उतनी एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ेगी इस मॉडल से आंसर लेने में। ये जब फाइनली आप जो भी इन लोगों ने, इनके पास जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं इन एक्सपर्ट्स के पास, उसके हिसाब से एक आंसर जनरेट करते हैं एंड दे गिव यू दी आंसर एज एन आउटपुट, ओके। जबकि अगर आप देखो नॉर्मल जो आपका मॉडल रहता है जिसको हम डेंस मॉडल कहते हैं, डेंस मॉडल में क्या होता है, सारे के सारे जो है न्यूरल नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, बट स्टिल आपको इसके लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और इसको ट्रेन करना भी थोड़ा सा जो है ज़्यादा आपका खर्चा ज़्यादा आएगा इसको ट्रेन करने में, ठीक है। आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होगी इसको बनाने के लिए, ठीक है। ये रीज़न है कि क्यों ये जो है ये वाला मॉडल जो है OpenAI के O1 1217 को बीट कर रहा है, और क्यों इसके आंसर्स फास्ट भी होते हैं, और आपकी रीजनिंग जो है, आपकी जो चेन ऑफ थॉट जो है वो क्रिएट होती है, वो काफ़ी अच्छी इसमें चेन ऑफ थॉट क्रिएट होती है, ओके। तो रीजनिंग के मामले में ये बेटर है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको जो आंसर एंड में मिलेगा वो आपको O1 1217 से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सही आंसर आपको देगा। दिस इज़ वाई इट इज़ एक्चुअली बीटिंग OpenAI इन लॉट ऑफ बेंचमार्क्स, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने अपने रिसर्च पेपर में एक GRPU करके एक एल्गोरिदम है जो कि RL एल्गोरिदम है। अगर आप इस एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं देन आपकी ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है या फिर आपकी ट्रेनिंग का जो प्रोसेसर या GPU जो आपको चाहिए वो आपको कम चाहिए होता है, ठीक है। GPU जो है आपको कम GPU में भी आपका ये वाला एल्गोरिदम जो है काम कर जाएगा। इसमें होता क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे वैसे जब हम लोग रिसर्च पेपर डिस्कस कर रहे होंगे, बस इसमें इतना समझिए कि आप ना किसी इनपुट के लिए ट्रेनिंग के टाइम पर आप इनपुट देते हैं और उसके लिए आपको एक आंसर जनरेट करके देता है, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जिसको मैं RL बोल रहा हूँ, ओके, उसमें क्या होता है कि आप उसे रिवॉर्ड देते हैं उस आंसर के लिए। अगर रिवॉर्ड अच्छा है, ओके, तो वो अगली बार से
उस रिवॉर्ड को लेकर चलेगा। तो अगर अच्छा रिवॉर्ड है तो उसी तरह का आंसर या उससे बेटर आंसर जनरेट करेगा। अगर रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो वो उस आंसर को कैंसिल करेगा और किसी और बेटर आंसर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब होता क्या है जीआरपीओ में, आप उसको बताते नहीं हो कि भाई आपका आंसर सही था या गलत था, आप उसको सिर्फ रिवॉर्ड देते हो एक, और रिवॉर्ड के हिसाब से ये जीआरपीओ में ये जो पी आप देख रहे हो ये पॉलिसी होती है, पॉलिसी कि ये पॉलिसी को अपडेट करता है ये एल्गोरिथम, है ना। और अगली बार पॉलिसी को ऐसे अपडेट करता है कि रिवॉर्ड बढ़े अगली बार, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे यार, अभी शायद ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो समझ लीजिए ये 3 रीजन जो हैं इनकी वजह से ये आउट परफॉर्म कर रहा है OpenAI 12.17 को। नाउ लेट्स गो टू द रिसर्च पेपर। अभी यहाँ पर क्या है कि इन लोगों ने रिसर्च पेपर में पहले पेज पर एक एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट में ये लोग कहते हैं इन लोगों ने रिलीज क्या क्या किया है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन लोगों ने DeepSeek R1 मॉडल रिलीज किया है, R1 रिलीज किया है, और उसका 6 डेंस मॉडल्स भी रिलीज किए हैं, ठीक है। तो देखो 6 डेंस मॉडल, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डेंस मॉडल का मतलब होता है, देखो एक होता है एमओई मॉडल। एमओई मॉडल में क्या होता है कि आपके पास एक गेटवे रहेगा, ठीक है, उसके बाद एक्सपर्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि देखो जो आपका R1 है 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पैरामीटर्स मतलब पैरामीटर्स एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जिनकी मदद से आप अपने मॉडल को बताते हो कि बेटा अब तुझे किस तरफ मूव करना है, ठीक है। तो मतलब हर एक पैरामीटर उसको गाइड करेगा कि भाई तुझे आंसर की तरफ मूव करना है तो ऐसे ऐसे मूव करना होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एमओई मॉडल होता क्या है कि यू डोंट नीड दिस मच पैरामीटर्स, यू जस्ट नीड 37 बिलियन पैरामीटर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, है ना, तो सिर्फ इतने ही एक्टिवेट होंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पहले वो गेटवे के पास गया, फिर उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास गया, ठीक है। ये एक्सपर्ट्स कंबाइन होके टोटल आपके 37 बिलियन, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, ओके। इतने बिलियन पैरामीटर्स यूज़ करते हैं एंड दे गिव यू आउटपुट, ओके। वहीं अगर आप डेंस मॉडल की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर डेंस मॉडल में 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं तो वो सारे के सारे पैरामीटर्स को एक्टिवेट करता है, सारे के सारे पैरामीटर्स को एक्टिवेट करेगा एंड इट विल गिव यू अ प्रॉपर आंसर, है ना। दैट्स अ फैक्ट कि भाई वो आपको और एक्यूरेसी और बेटर आंसर देता है, इट्स अ फैक्ट। बट वहाँ पर परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी, यहाँ परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगी, यहाँ पर बेकार परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। दिस इज द थिंग। तो हम लोग बात कर रहे थे कि DeepSeek ने 2 मॉडल्स तो दिए ही हैं, ओके, एमओई बेस्ड, उसके अलावा 6 डेंस मॉडल दिए हैं। नाउ दे आर स्मॉल मॉडल्स, दे आर स्मॉलर मॉडल, बट दे ऑल्सो गिव गुड परफॉर्मेंस। नाउ दिस इज अमेजिंग, है ना। कैसे ये गुड परफॉर्मेंस दे रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है ना, इनको बनाने के लिए जो हमारे ये R1 मॉडल था, R1 मॉडल को एज अ टीचर मॉडल यूज़ करते हैं ये लोग, और टीचर मॉडल को ये लोग एक दूसरा मॉडल लेते हैं जिसका नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर क्वेन और लामा मॉडल, है ना। इसको एज अ स्टूडेंट मॉडल लेते हैं, ठीक है, और इससे सिखाते हैं स्टूडेंट मॉडल को, है ना, और सिखाते हैं एंड देन दे क्रिएट दीज 6 मॉडल्स, है ना। और इनके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैरामीटर्स कितने हैं, 1.5 बिलियन पैरामीटर, 7 बिलियन पैरामीटर, 8 बिलियन, ओके, मैक्स है 70 बिलियन। और यहाँ पर आप देखोगे R1 का कितना था, 671 बिलियन, विच इज़ टू मच। वहीं अगर आप बात करें 1.5 बिलियन पैरामीटर वाले की, देन इट विल बी सुपर फास्ट, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर आप मिनिमम अगर आप देखें तो 37 बिलियन पैरामीटर्स आप यूज़ करते थे। यहाँ पर सारे पैरामीटर्स यूज़ नहीं होते थे, कुछ पैरामीटर्स यूज होते थे, बट स्टिल इट इज सो स्मॉल, लाइक दीज डेंस मॉडल्स आर यूजिंग सो लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स एट अ टाइम, सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी फास्ट, क्योंकि यहाँ पर कम पैरामीटर्स हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो है तो भाई इसके पास 671 बिलियन पैरामीटर्स, तो डेफिनेटली आपको जो है आंसर्स यहाँ ज़्यादा अच्छे से मिले होंगे, यहाँ एक्यूरेसी सही होगी, यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड कम होगी। इसकी भी हम कंपैरिजन करेंगे बाद में, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। लेट्स डिस्कस यहाँ पर ये वाला जो पेज है, इस पेज में हमको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आप देखें तो पूरा का पूरा जो पेज, जो पूरा का पूरा रिसर्च पेपर है, उसमें हम लोग इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली हम जो यहाँ पे GRPO जो एल्गोरिथम था, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, देख सकते हो ये वाला जो GRPO एल्गोरिथम था यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने में टाइम देंगे अपना, ओके। सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पर बताया, OpenAI ने सबसे पहले इन्फ्रेंस टाइम स्केलिंग को इंट्रोड्यूस किया, है ना, जो कि इन्फ्रेंस टाइम स्केलिंग का मतलब होता है कि आपके जो आपका प्रॉम्प्ट है, यानी जो आपने क्वेश्चन पूछा है मॉडल से, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, कंप्यूटेशन पावर और रीजनिंग अपने आप ही मॉडल बढ़ा लेगा, ओके, है ना, बाय जस्ट इंक्रीजिंग द चेन ऑफ थॉट। अब ये चेन ऑफ थॉट क्या होता है? चेन ऑफ थॉट का मतलब होता है कि जैसे अगर आप R1 मॉडल को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल एंड्रॉयड ऐप में, कि डीप थिंक R1 करके एक ऑप्शन दिखता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं आपको ये भी पता चलता है कि वो सोच क्या रहा है, आपका मॉडल सोच क्या रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं पूरा चेन ऑफ थॉट, ओके।
यही रीजन है कि मतलब रीजनिंग क्यों उसकी बेटर हो रही है। ओके, तो ये चेन ऑफ थॉट वाली जो चीज है, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ चेन ऑफ थॉट, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ओवन सीरीज में, ओपन एआई ने अपने पूरे ओवन सीरीज। तो अगर आप देखें तो जो बेस्ट मॉडल है ओवन 12-17, ये भी ओवन सीरीज का ही है, ठीक है। तो ओवन सीरीज में पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, कि इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। अब इन लोगों ने क्या किया यहाँ पर डीप सीक में, तो इन लोगों ने दे ट्राइड कि भाई हम लोग अपने मॉडल की रीजनिंग को अच्छा करेंगे बट विदाउट सुपरवाइज्ड डेटा, ओके, विदाउट ट्रेनिंग इट विद सुपरवाइज्ड डेटा। तो होता क्या है ना यार, जो आपका ओवन 12-17 है उसको क्यों चाहिए भाई बढ़िया प्रोसेसर, और क्यों ये जो है ये वाला जो हमारा डीप सीक है ये H800 में ही काम कर ले रहा है, क्योंकि भाई ये लोग अपने मॉडल को सुपरवाइज्ड डेटा से ट्रेन नहीं कर रहे। सुपरवाइज्ड डेटा का क्या मतलब होता है, लेट्स डिस्कस। सुपरवाइज डेटा का मतलब होता है यार, आपके मॉडल ने कुछ आपको आउटपुट दिया, ठीक है, उसको आप एग्जैक्टली बताते हो कि भाई ये गलत था या ये सही था। फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई क्वेश्चन है कि भाई ये कैट है या डॉग है बताओ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको वो आपको बताया कि भाई ये तो डॉग है ना, और आंसर होना चाहिए कैट, ठीक है। तो आप उसको सीधे बोल दे रहे हो नहीं आई तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है। तो अगली बार वो सीख जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें ज़्यादा आपको कंप्यूटेशन पावर, इसमें आपको ज़्यादा जीपीयू की जरूरत पड़ती है। वहीं एक और तरीका होता है जिसमें आप सुपरवाइज्ड डेटा आप देते ही नहीं हो, है ना, मतलब आप बताते ही नहीं हो कि भाई सही आंसर क्या है। आप उसको ये बताते हो कि भाई इतना रिवॉर्ड मिलेगा तुमको इस आंसर पे, या इतना कम रिवॉर्ड मिलेगा तुमको इस आंसर पे। तो मान लो उसने बताया कि भाई ये डॉग है, तो आपने उसको मान लो 0 रिवॉर्ड दिया। वहीं उसने बताया कि ये तो यार टाइगर है, तो क्योंकि टाइगर जो है वो कैट की ही फैमिली से होता है, तो आपने उसे थोड़ा सा अच्छा रिवॉर्ड दे दिया। अगली बार वो और बेटर आंसर देता है, फिर वो एक दिन आपको मतलब एक आंसर में आपको कैट दे देता है, कैट दे दिया। अब आप उसको मैक्सिमम रिवॉर्ड दे रहे हो क्योंकि उसका आंसर एकदम सही। तो यहाँ से क्या होता है, वो जो है ना मतलब अपने आप को इम्प्रूव करता है ना। और इसमें इनको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की भी जरूरत नहीं है, और ये एक्चुअली इन लोगों ने प्रूव भी कर दिया भाई कि कैसे ये बिना सुपरवाइज लर्निंग के भी अपना काम कर ले रहे हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आगे डिस्कस किया है, इन्होंने एक एल्गोरिथम यूज़ किया, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इन लोगों ने GRPO एल्गोरिथम यूज़ किया, यूज़ DeepSeek V3 या ये बेस ये यूज़ किया है DeepSeek का V3 बेस, और उस बेस मॉडल को इन्होंने GRPO मॉडल से ट्रेन किया है। तो और इससे रीजनिंग में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। GRPO में पास 1 का जो रिजल्ट है वो इन्होंने मतलब थाउजेंड्स ऑफ RL स्टेप्स फॉलो किए, मतलब कई बार इन्होंने ट्रेन किया, एंड दे फाउंड कि भाई 15% से ये इंक्रीज होता है रिजल्ट, लाइक AIME के बेंचमार्क में इट इंक्रीजेज बाय फ्रॉम 15% टू 71%। ओके, नाउ मैं बताना चाहता हूँ कि पास 1 क्या होता है, पास @1। इसका मतलब ये होता है कि यार करेक्टनेस ऑफ फर्स्ट आंसर, कि आपका पहला ही आंसर कितना सही है। लाइक देयर कुड बी लाइक 4 आंसर्स 5 आंसर्स, बट पहला ही आंसर पहली बार में आप क्या कितना सही आंसर दे रहे हो, वो होता है आपका पास 1 रिजल्ट। और जितना अच्छा आपका पास 1 रिजल्ट है उतना ही अच्छा होता है आपका मॉडल। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, डोंट वरी यार, जितना टाइम मैं इसमें लगा रहा हूँ इस पेज में, उतना टाइम बाकी पेजेस में नहीं लगेगा, ठीक है। सो व्हाट वी गॉट टू नो कि भाई इसको अनसुपरवाइज या कह सकते हो विदाउट एनी सुपरवाइज डेटा के यहाँ पे ट्रेन किया गया है टू मेक योर R1 0। ओके, यहाँ R1 की अभी बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी DeepSeek R1 0 की, ठीक है। तो अभी तक हमारा DeepSeek R1 0 बन के रेडी हुआ है, ठीक है। अब DeepSeek R1 0 जो है उसमें भी दिक्कत ये है कि ये पुअर रीडेबिलिटी वाली दिक्कत है, और लैंग्वेज मिक्सिंग भी हो रही है ना। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, DeepSeek R1 0 की। अभी R1 की बात नहीं हुई, R1 ही वो है जिसकी वजह से बहुत फेमस हो रहा है हमारा DeepSeek, ठीक है। तो इसमें पुअर रीडेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपका जो आंसर आएगा ना वो यार आप रीड ही नहीं कर पाओगे, उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि किसी और लैंग्वेज को डाल दे, जिसको हम लैंग्वेज मिक्सिंग कहते हैं, वैसे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रीडेबिलिटी नहीं होगी, मतलब आप पढ़ ही नहीं पाओगे। कुछ इस तरह का आपको आउटपुट दे दिया जो आप रीड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और लैंग्वेज मिक्सिंग का मतलब होता है कि मान लो आपने हिंदी में उससे कोई क्वेश्चन पूछा और वो आपको आंसर देगा इंग्लिश में। इसका भी रीज़न है कि भाई ये जो पूरा मॉडल है ना वो इंग्लिश और चाइनीज़ में ही ट्रेंड है, ठीक है, हिंदी के लिए ये ट्रेंड नहीं है। तो फिर भी क्योंकि डेटा है उसके पास, आपके लिए क्या करता था, R1 0 हिंदी के बदले आपको इंग्लिश में डेटा जनरेट करके आपको दे सकता था, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका आउटपुट जो है वो इंग्लिश में आते आते वहाँ पे चाइनीज़ आ गई, ऐसा भी हो सकता था। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि ठीक है इससे एनहांस्ड वर्जन बनाते हैं R1। नाउ R1 को बनाने के लिए अगेन ये लोग गए बेस मॉडल पे, जो कि क्या है हमारा बेस मॉडल V3 बेस, और हमारा जो ये DeepSeek R1 0 है वो भी उसी बेस मॉडल पे बना था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज किया एक कोल्ड स्टार्ट डेटा। ये कोल्ड स्टार्ट डेटा क्या करता है ना कि ये आपके DeepSeek के जो बेस मॉडल है उसको फाइन ट्यून करता है, थोड़ा और बेहतर बना देता है। कोल्ड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, देखो कोल्ड स्टार्ट का मतलब होता है कि ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। आपका पूरा जो GPU वगैरह वो सब अभी ठंडा पड़ा हुआ है और पहली बार हम लोग ट्रेन करने जा रहे हैं, ठीक है।
और हम लोग कोल्ड स्टार्ट इसको बोलते हैं, और कोल्ड स्टार्ट वाला डेटा जिस डेटा पे ट्रेन किया जाएगा उसको पूरा कोल्ड स्टार्ट डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो कोल्ड स्टार्ट डेटा ये लोग लेके आते हैं, ठीक है, और डीप सीक के जो बेस मॉडल है उसको ट्रेन कराते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है। अब हाँ, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग 4 स्टेप्स की बात कर रहे थे, ये 4 स्टेप्स, वो 4 स्टेप्स स्टार्ट हो गए R1 के, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है R1 को बनाने के लिए वो है कि कोल्ड स्टार्ट डेटा हम लोग लेके आते हैं और हम लोग अपने बेस मॉडल की फाइन ट्यूनिंग करते हैं। फाइन ट्यूनिंग मतलब कि कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए उस मॉडल को डिज़ाइन करना या उसको अलाइन करना। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक मल्टी स्टेज ट्रेनिंग पाइपलाइन रेडी करते हैं, यानी एक पूरी प्रोसेस रेडी करते हैं, ठीक है, जिसमें अभी मतलब 3 स्टेप्स होने वाले हैं। उसके थ्रू ये लोग अपने उस जो फाइन ट्यून हो चुका है आपका बेस मॉडल उसको लेके जाएंगे उस पाइपलाइन के थ्रू, और फाइनली हमारा जो मॉडल बन के रेडी होगा उसको हम कहेंगे कि भाई ये R1 मॉडल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर मतलब हम लोग एक रीजनिंग ओरिएंटेड रीइंफोर्समेंट लर्निंग करवाते हैं, ठीक है। मतलब अब हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही करवाएंगे जैसे कि हमने डीप सीक R1 0 में करवाया था, बट यहाँ पर क्या है कि रीजनिंग ओरिएंटेड होगा काम, समझ रहे हो ना। जो भी नया मॉडल बन के रेडी हो इस प्रोसेस के बाद उसकी रीजनिंग पहले से बेटर होनी चाहिए, बस दैट्स इट। और उसके बाद अच्छा देखो, इसमें एक और टर्म है कि जब इन्होंने रीजनिंग बेस्ड ओरिएंटेड रीजनिंग ओरिएंटेड रीइंफोर्समेंट लर्निंग की ट्रेनिंग कराई इन्होंने, तो उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वो हमें मिल रहा है। जब कन्वर्जेंस हमें मिल जाती है उसके बाद हम नेक्स्ट पाइपलाइन में, देखो पाइपलाइन का पहला काम हो गया, हम नेक्स्ट पाइपलाइन की नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग रिजेक्शन सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। जो हमारा ये जो अभी जो हमने कन्वर्जेंस करके जो हमने मॉडल जो नया वर्जन लेके आए एक तरह से, है ना, उसको हम बोलते हैं एक्चुअली क्या पता है, जब भी हम किसी मॉडल के अंदर कुछ चेंज करके नया मॉडल लेके आते हैं तो उसको हम चेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। या कह सकते हो कि हमारी पूरी रीइंफोर्समेंट लर्निंग चल रही है, कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें अलग अलग मॉडल्स हमारे बीच बीच में रेडी होंगे, उन सबको चेक पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक RL चेक पॉइंट हमारा रेडी हुआ था, उस RL चेक पॉइंट का हम लोग रिजेक्शन सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। रिजेक्शन सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि हम उससे कोई इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट से हमें आउटपुट मिला, कुछ रिजल्ट मिला, ठीक है। अब वो आंसर अब सही है या गलत है ये देखा जाएगा, है ना। यहाँ इस बार रिवॉर्ड वाली बात नहीं है, इस बार ये देखा जाएगा कि सही है कि गलत है। अगर आंसर सही है तो उसका एक पूरा डेटा रेडी होता है सिर्फ सही आंसर्स पे। अब वन मोर थिंग, इस सैम्पलिंग में हम लोग कंबाइन एक और चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज सुपरवाइज डेटा फ्रॉम DeepSeek V3, ओके। जो हमारा ये एक्चुअली एक लेबल डेटा रहता है ना, और हम लोग V3 जो बेस मॉडल आप कह सकते हो, ठीक है, उस पर हम लोग इनपुट दिए और वहाँ से हमें डेटा मिला तो उसको हम लोग सुपरवाइज डेटा कर दिया, ठीक है। उसके साथ हमने कंबाइन कर दिया हमारे इस रिजेक्शन सैम्पलिंग के डेटा को, ठीक है। कंबाइन करके हम लोग एक पर्टिकुलर डेटा रेडी करते हैं, ठीक है। और इस सैंपल यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो आप कह सकते हो जो साइज है वो है 800K सैंपल्स, यानी इतने सैंपल्स हम लोग रेडी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो अब नया प्रोसेस जब ये रेडी हो गया तो एक और नया चेक पॉइंट रेडी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट चेक पॉइंट अंडरगोज एन एडिशनल एक और हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, फाइनल रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। इसमें हम सारे के सारे सिनेरियोज जो हो सकते हैं, ठीक है, उन सारे को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक डेटा सेट, ये मतलब ये जो DeepSeek है वो एक डेटा सेट रेडी करता है प्रॉम्प्ट्स का, ठीक है। बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स जिसमें सारे के सारे सिनेरियोज को देखते हैं, ठीक है, और उन प्रॉम्प्ट्स के ऊपर DeepSeek ट्रेन करवाता है हमारे मॉडल को, और फिर हमें एक नया चेक पॉइंट मिलता है और उस चेक पॉइंट को हम कहते हैं DeepSeek का R1, जो कि हमारे OpenAI के O1 1217 को उसके बराबर है लगभग, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक पार वर्ड यूज किया है, पार वर्ड का मतलब ये होता है कंपेरेबल टू और इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बता दिया कैसे हमारा R1 बना है। यहाँ पे एक और चीज उन्होंने बताई जिसको कहते हैं डिस्टिलेशन। तो R1 मॉडल जो रेडी हुआ है, ठीक है, उसको एज ए टीचर लेके, ये R1 एज ए टीचर लेके, और एक मॉडल्स जैसे कि क्वेन और लैमा, इन दोनों मॉडल्स की मदद से ये लोग क्या करते हैं कि ये ना डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक टीचर रहेगा और एक स्टूडेंट रहेगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्वेन और लामा है, ठीक है। ये सिखाता है इसको, ठीक है, कि क्या आंसर सही है क्या आंसर गलत है, ठीक है। तो यहाँ से आपके डेंस मॉडल्स रेडी होते हैं, ओके। अब यहाँ पर अगर आप ये देखोगे, अगर कंपैरिजन देखोगे, ये है आपका डेंस मॉडल, ठीक है। डेंस मॉडल लाइक 1470 लाइक डिफरेंट मॉडल्स आर देयर, ठीक है। उसमें अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो आप रीड कर सकते हो यहाँ पर रीजनिंग तो डेफिनेटली यार देखो, क्योंकि उसके पास 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, विच इज लाइक 600 बिलियन पैरामीटर्स जो कि हैं, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, ओके। उनकी रीजनिंग एबिलिटी डेफिनेटली R1 जो मॉडल है उसमें बेटर होगी,
और डिस्टिल्ड वाले में कम होगी क्योंकि उसमें कम पैरामीटर्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये एमओई यूज कर रहा है और ये डेंस है बट स्टिल पैरामीटर ज्यादा है, इसलिए क्या होता है कि एक्यूरेसी जो है वो हमारे अगेन R1 की ज्यादा होती है एक्यूरेसी और डिस्टिल्ड मॉडल की कम एक्यूरेसी होती है, ठीक है। लेकिन मेमोरी यूजेस यहाँ पर ज्यादा पैरामीटर्स होने की वजह से मेमोरी यूजेस ज्यादा है R1 का और डिस्टिल्ड मॉडल का कम मेमोरी यूज है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि एमओई यूज कर रहा है इसलिए इट इज लाइक यू नो राउटिंग वगैरह की वजह से यहाँ पर थोड़ी स्लो हो जाती है देन डेंस मॉडल। सो या लेट्स लाइक दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन जो हमारा R1 मॉडल है और जो स्टूडेंट मॉडल्स हैं या जिन्हें कह सकते हैं डेंस मॉडल्स जो हैं उनमें क्या कंपैरिजन है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर इन्होंने बताया ना कि ये पहले लोग हैं जिन्होंने वी इंट्रोड्यूस आवर पाइपलाइन टू डेवलप लाइक सी डीप सीक R1, ये मतलब इसको यूज भी किया जाएगा, ओके, यूज किया जा सकता है बेटर मॉडल्स बनाने के लिए, ओके। और ये ऐसा पहला ऐसा रिसर्च है रीजनिंग कैपेबिलिटीज जो हैं वो बताता है कि कैसे आप बिना आप सुपरवाइज डेटा के आप कर सकते हैं, आप अच्छी रीजनिंग कैपेबिलिटीज कैसे पा सकते हैं। सो लाइक दे हैव जस्ट कंपेयर्ड एवेल्युएशन रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे से बता रखे हैं यहाँ पे। सो लेट्स गो अहेड। यहाँ पर ऐसे कुछ खास ज़्यादा है नहीं, मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर रखा है, डोंट वरी, ओके। नाउ वी हैव द अप्रोच। तो यहाँ पे इन लोगों ने बता रखा है कि भाई कैसे R10 जो है विदाउट सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग के भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन R1 में हमने ये देखा कि परफॉर्मेंस कैन फर्दर बी एनहांस्ड विद द इंक्लूजन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोल्ड स्टार्ट डेटा, ठीक है। यानी सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग अगर हम करते हैं इट विल बी गुड। नेक्स्ट या नाउ लेट्स गो टू द GRPO जो एल्गोरिथम है हमारी, उसके ऊपर चलते हैं। तो अगर आप इस एल्गोरिथम में बात करें तो यहाँ पर इसका एल्गोरिथम का गोल है कि भाई आपका रिवॉर्ड बढ़े, ओके। और बेसिकली ये चाहता है कि एक ऐसी पॉलिसी इनको मिले, ओके, जिसका यूज करके आपका मॉडल जो है रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा ला सके, ठीक है। तो ये पूरा एल्गोरिथम जो है ना, ये पूरा एल्गोरिथम जो है ये एक ऐसा पॉलिसी ढूंढ के लाता है आपके लिए जो कि रिवॉर्ड मैक्सिमम लाके दे सके। और एक बात याद रखना, हर बार जब ये एल्गोरिथम रन हो रहा है ना तो इसके पास पहले से एक पॉलिसी है, बस इसको एक पॉलिसी नई ढूंढनी है, ठीक है, या अपडेट करनी है पॉलिसी के अंदर, ठीक है। और ये अपना बेस्ट ट्राई करता है कि भाई कि ये इम्प्रूव न्यू पॉलिसी, ठीक है, नई पॉलिसी आए वाइल कीपिंग इट क्लोज टू द ओल्ड पॉलिसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी जो नई पॉलिसी आ रही है वो पुरानी पॉलिसी बहुत दूर है या बहुत ज्यादा अलग है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है, वी हैव टू इंक्रीज आवर रिवॉर्ड बाय इंप्रूविंग द पॉलिसीज, ओके, वाइल कीपिंग इट क्लोज टू द ओल्ड पॉलिसी, ठीक है। तो ये पॉलिसीज ही हैं, ओके, कह सकते हो, ओके। अगर आप GRPO की फुल फॉर्म देखो तो ग्रुप रिलेटिव पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हमारा मेन यही है कि आपको पॉलिसी पे फोकस करना है कि जितनी अच्छी आपकी पॉलिसी होगी उतना अच्छा आपका रिवॉर्ड आएगा। तो मेनली हमको बेस्ट से बेस्ट पॉलिसी ढूंढ के लेके आनी है, ठीक है, या दैट टू बाय मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस हमारा ये एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें आप ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ये पार्ट है आपका रिवॉर्ड फंक्शन, ओके, ये आपका रिवॉर्ड रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप देखोगे यहाँ पर ये जो आपका पूरा ये जो आपका पूरा एल्गोरिथम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ये एंड ये एक सेकंड। तो जो फर्स्ट है ये इंश्योर करता है कि भाई आपकी जो ट्रेनिंग है वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे बेस्ड हो और उन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के वैरायटी ऑफ आंसर्स पे बेस्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये दिस रिप्रेजेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स वैरायटी ऑफ आंसर्स एंड लाइक दिस इज द एवरेज, ओके। सो ओवरऑल ये जो पूरा पार्ट है ट्रेनिंग की डिफरेंट क्वेश्चंस और मल्टीपल आउटपुट्स पे आपका पूरा ट्रेनिंग हो उसको मेक श्योर करता है, ठीक है। इसका इतना ही काम है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड पार्ट, दिस पार्ट। इस पार्ट में क्या है, ये आप देखोगे ना पॉलिसी अपडेट्स जो हो रहे हैं, ठीक है, वो स्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार जैसे आप अपने ब्रेन में अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोचते हो, ठीक है, और आप उसके बारे में सोच रहे हो और सोचते सोचते आप किसी और ही डायरेक्शन में चले गए, ये होता है ना हम लोगों के साथ। तो ये आपकी पॉलिसी आपके मॉडल के साथ ना हो, ठीक है, आपका मॉडल कहीं और जाके कहीं और से कुछ और ही आंसर ना ले आए, उस चीज को मेंटेन करने के लिए इस पूरे पार्ट को यूज किया जाता है ना। अगर आप इस पार्ट को डिवाइड करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक मिन पार्ट है, मिन फंक्शन है एंड देयर इज वन अदर, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। ये मिन क्या करता है ना कि आपका जो अपडेट है, जो पॉलिसी में अपडेट है, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अपडेट ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए, है ना। और हम खुद भी चाहते थे कि भाई हमारा जो पॉलिसी हो, जो अपडेटेड पॉलिसी हो, वो पुरानी पॉलिसी के जितना हो सके पास हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, पॉलिसी में अपडेट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस ये इतना मेंटेन करता है, ठीक है। अब इसमें भी आपके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। पहला पार्ट क्या करता है, ये सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है और मल्टीप्लाइड बाय AI का मतलब है हाउ गुड द आंसर इज। आप कह सकते हैं एक वैल्यू के थ्रू, एक नंबर के थ्रू आप पता लगा रहे हो कि वो आंसर कितना बड़ा है, और ये पूरा फंक्शन बताता है कि भाई वो जो अच्छा आंसर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी ये बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये है पहली चीज। और यहाँ पे अगर आप दूसरा देखें तो ये क्लिपिंग फंक्शन है, तो ये स्टेबिलिटी को एंश्योर करता है, अगेन पूरे पॉलिसी की स्टेबिलिटी को एंश्योर करता है ये, ओके। अब इसमें अगर आप
आप सेकंड पार्ट पे जाएं तो ये है आपकी पेनल्टी के, अगर मान लो कि आपका जो पॉलिसी है वो कुछ ज़्यादा ही डाइवर्ज कर रहा है आपके रेफरेंस मॉडल से, मतलब यहाँ पर है ना एक रेफरेंस मॉडल लिया जाता है, ठीक है, रेफरेंस मॉडल जो कि जिसको पता है कि भाई क्या आंसर होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ है ना, उसको सही पॉलिसी पता है, ठीक है, तो उससे अगर रेफरेंस पॉलिसी से कुछ ज़्यादा ही अगर वो डेविएट कर रहा है आपका जो नई पॉलिसी है, पॉलिसी थीटा, तो ये उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखेगा या प्रिवेंट करेगा। तो ये पूरा हो गया। उसके बाद आपका ये एक एवरेज ले लेता है 1/g, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर लाइक इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ सिंगल या एक सिंगल सैंपल का उसका ही इफेक्ट ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, ये उसको मेंटेन करता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि ये पूरा एल्गोरिदम है, ये पूरा एल्गोरिदम है, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इस पूरे एल्गोरिदम का मेन पर्पस यही रहता है कि आपकी पॉलिसी बेटर से बेटर पॉलिसी लाई जाए बाय मेंटेनिंग दी स्टेबिलिटी। तो हम लोग इंप्रूव करते हैं पॉलिसी को, ट्राई करते हैं कि नई पॉलिसी पुरानी पॉलिसी के करीब हो। नेक्स्ट है यहाँ पर रिवॉर्ड किस तरह से दिया जा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर 2 मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। पहला है लाइक एक्यूरेसी रिवॉर्ड, आपका जितना आंसर एक्यूरेट होगा उसके हिसाब से आपको एक्यूरेसी मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट मतलब कि आपका जो थिंकिंग है वो हमेशा थिंकिंग के पार्ट में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 रिवॉर्ड्स हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई हम लोग प्रोसेस न्यूरल रिवॉर्ड भी यूज़ करना चाह रहे थे। प्रोसेस न्यूरल रिवॉर्ड में क्या होता है ना कि आपकी प्रोसेस कितनी सही है वो उसके हिसाब से भी आपको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मॉडल जो है ना वो ऐसे तरीके ढूंढ लेता है जिससे प्रोसेस अच्छा करके, भले उसका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रोसेस अच्छा करके रिवॉर्ड ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। मॉडल एक तरह से चीटिंग करता है, एक तरह से लूप होल ढूंढ लेता है ना। इस लूप होल को हम कहते हैं रिवॉर्ड हैकिंग। नाउ नेक्स्ट इन लोगों ने परफॉर्मेंस की बात की है। ये लोग एक्चुअली बता रहे हैं कि जो R10 है वो एक स्टेडी और कंसिस्टेंट एनहांसमेंट दिखाता है, इंक्रीज दिखाता है परफॉर्मेंस में, जैसे जैसे आप उसकी RL ट्रेनिंग करवाते हो। तो यहाँ पर ऐसे इन्होंने एक ग्राफ दिखाया है, ठीक, कैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखें, सीक R1 जो है वो नेचुरली लर्न्स टू सॉल्व रीजनिंग टास्क विद मोर थिंकिंग टाइम, ठीक है। जैसे जैसे आपका जो है थिंकिंग टाइम बढ़ा रहे हो तो वो वैसे वैसे आपका अपने आप वो सीख रहा है कि कैसे सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम को, ठीक है। ये यहाँ R10 की बात हो रही है, ठीक है। दिस इंप्रूवमेंट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल एडजस्टमेंट, यानी कोई एक्सटर्नल एडजस्टमेंट नहीं किया इसके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आहा मूवमेंट। आहा मूवमेंट का मतलब ये है कि जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं अपने ब्रेन में, ठीक है, सॉल्व करते 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 आपको एक स्टेप ऐसा आता है जब आप सोचते हो नहीं यार इसको ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आहा मूवमेंट देखने को मिला, विच इज लाइक अगेन इट्स इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट वी हैव नाउ दे आर लाइक एक्सप्लेनिंग द होल 4 स्टेप्स अगेन, सो आई एम नॉट गोइंग इनसाइड इट। नाउ डिस्टिलेशन के बारे में यहाँ पे इन लोगों ने फिर से बताया है। R1 की मदद से जिन्होंने 800 सैंपल्स जिन्होंने लिए थे, उन 800 सैंपल्स की मदद से दे लाइक ट्रेन क्वेन एंड लाइक लामा एंड देन दे क्रिएट दीज डेंस मॉडल्स। और ये लोग ये भी बताते हैं कि वी अप्लाई ओनली SFT यानी सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, इसमें कोई RL स्टेज नहीं, मतलब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है। सिर्फ ये जो है कह सकते हो टीचर से स्टूडेंट सीख रहा है, दैट्स इट। नाउ दे हैव डन सम एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे बेंचमार्क वगैरह के बारे में बताया हुआ है, एवल्यूशन प्रॉम्प्ट्स के बारे में, ये सब मैंने पढ़ा, लाइक आई डिडंट फाउंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव लाइक एवल्यूशन स्टेप में ये यहाँ पे pass@1 का क्या एल्गोरिथम है वो बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/k, यहाँ जो k जो है वो है रेस्पॉन्सेज जितने भी आते हैं आपके, ठीक है, उनमें से जो PI है वो यहाँ पर करेक्टनेस के को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये pass@1 का एल्गोरिथम है, ओके। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने डीप सीक का इवैल्यूएशन का एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेंस मॉडल का भी यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है। अब यहाँ पर ना डिस्कशन में आ जाओ। डिस्कशन में क्या करते हैं, डिस्टिलेशन वर्सेस रीइंफोर्समेंट लर्निंग को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये लोग कहते हैं कि भाई जैसे क्या है ना, ये जो डेंस मॉडल्स थे उसमें क्या कर रहे थे ये लोग, डायरेक्ट टीचर से स्टूडेंट को SFT करा रहे थे, यानी सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग करा रहे थे। इन्होंने कहा कि यार अगर हम लोग इस पे भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग कराएं तो, यानी बिना किसी सुपरवाइज डेटा के ये लोग अगर कराएं तो क्या पता और बेटर मॉडल मिल जाए, ठीक है। तो इन लोगों ने ये कराया, ठीक है। और इन लोगों ने इसके लिए ये जो है मैथ और कोड और स्टेम डेटा का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के डेटा पर 10,000 स्टेप्स की इन्होंने जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग RL ट्रेनिंग करवाई और एक नया मॉडल इन्होंने बना के रेडी किया जिसका नाम था DeepSeek R10 Qwen 32 बिलियन, ओके। ये अलग मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल को इन्होंने रिलीज नहीं किया, क्यों? क्योंकि यार इसका रिजल्ट जो है ना, आप देखोगे ये डिस्टिल्ड मॉडल से बेकार है। लाइक जो 6 डिस्टिल्ड मॉडल जो थे उनसे ये बेकार है एक तरह से। देखो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देख सकते हो इसमें, ये देखो ये परफॉर्मेंस और ये परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि भाई RL अगर हम करवाते हैं छोटे मॉडल्स की तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो या दैट्स इट। दे आल्सो डिस्कस लाइक देयर फेलियर्स, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। मैंने बताया कि प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल जो है ये लोग यूज नहीं करते हैं, तो उसमें इन्होंने बताया था ना कि रिवॉर्ड हैकिंग की वजह से ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे मॉन्टे कार्लो ट्री सर्च जो है
उसको क्यों नहीं इन लोगों ने यूज़ किया, तो उसके बारे में ये लोग बताते हैं कि भाई दिस अप्रोच एनकाउंटर सेवरल चैलेंजेस व्हाइल स्केलिंग अप द ट्रेनिंग प्रोसेस। ओके, तो इस वजह से इन लोगों ने यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंक्लूजन। यार देखो, हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वो कंक्लूजन मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगा। लिमिटेशंस की बात करूँ तो यार सबसे पहले तो यहाँ पे इट इज ओनली ऑप्टिमाइज्ड फॉर चाइनीज एंड इंग्लिश। इवन को R1 के अंदर भी लैंग्वेज मिक्सिंग दिख जाती है। उसके बाद अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करें, अगर जैसे मान लो ये आपका मॉडल है, ठीक, अगर आप इस मॉडल को देते हो एक प्रॉम्प्ट, ठीक है, और उस प्रॉम्प्ट के साथ आप उसे ये भी बताते हो भाई इस इनपुट का मुझे ये आउटपुट चाहिए, इस इनपुट का मुझे ये आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो ये जो है ना, ये मॉडल की परफॉर्मेंस को घटा देगा। जैसे आप लीड कोड पे जाते हो, लीड कोड पे कैसे है ना, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, इनपुट के लिए आउटपुट दिया होता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये बताते हैं, टेस्ट करके बताते हैं कि इस तरह का अगर आप इनपुट दोगे तो इट विल रिड्यूस द परफॉर्मेंस एंड इट विल नॉट गिव द राइट आंसर। ठीक है, और इस तरह के इनपुट को हम बोलते हैं फ्यू शॉट मतलब कि कुछ आपने शॉट दिए, यानी कि आपने कुछ इनपुट के लिए कुछ आउटपुट दिया हुआ है, और ये आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 0 शॉट दो, मतलब ये दो ही मत। ठीक है, एक भी इनपुट आउटपुट वाला आप वो कंपैरिजन मत दो, आप बस आप R1 मॉडल को सिर्फ अपना क्वेश्चन दो, वो आपको ज्यादा बेटर ऑप्टिमल रिजल्ट्स आपको देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क। तो इसने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क में आपका R1 मॉडल जो है वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है, उसमें हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट आ रही है, ये बताता है। एंड दैट्स इट, लाइक दिस इज द लास्ट पेज। सो या फाइनली हम लोगों ने जो है अपने रिसर्च पेपर को डिस्कस कर लिया है एंड नाउ इट इज कंप्लीटेड। अब हम बात करने वाले हैं फाइनल टॉपिक की, जो है इंडियंस क्रिटिसाइजिंग इंडियंस। इसमें देखो यार, मैं बस ये बोलना चाहूँगा यार कि मैंने ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स को देखा और कई सारे मीम पेजेस को देखा, वो बताते हैं कि भाई इंडियंस तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब इंडियंस ने क्या ही उखाड़ लिया है। ठीक है, वहाँ चाइना को देखो वो क्या क्या कर रहा है, डीप सीक बना दिया उन्होंने। देखो यार, हम लोग की अलग सिचुएशन है, उन लोग की अलग सिचुएशन है ना, आप ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। भाई मेरी अलग लाइफ है और एक चाइना में पढ़ने वाले एक बच्चे की एक अलग लाइफ है। इकोनॉमिकली आप कह सकते हो यार, फाइनेंशियली और लाइक एनवायरनमेंट पूरा वहाँ का अलग है। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि एक टाइम था जब चाइना की जीडीपी और हम लोग की जीडीपी में काफी ज्यादा अंतर नहीं था। उस टाइम पर अगर आप ये बात बोलते कि भाई वो आगे जा रहा है, तब समझ में आता। ठीक है, और बोलते ही होंगे लोग, मतलब आप कैसे बोलोगे, वो उस टाइम पर लोग बोलते ही होंगे। ठीक है, लेकिन अब तो यार क्लियरली डिफरेंस दिखता है ना। ये तो एकदम डम सा, एकदम बेवकूफों वाला मतलब बात हो गई कि यार आप कंपेयर कर रहे हो एक ऐसी कंट्री से जिसकी एजुकेशन हम लोगों से बहुत बेटर है, जहां पर एनवायरनमेंट हम लोगों से बहुत बेटर है। देखो ये चीज आप मान लो कि भाई चाइना हम लोगों से बहुत आगे है, अब आप हर चीज में कंपेयर करोगे भाई चाइना ने वो कर दिया, हम क्यों नहीं कर पा रहे। इट्स जस्ट डम। और लाइक ये कौन लोग हैं जो कि यार कंपैरिजन कर रहे हैं, ये मीमर्स, ये 15-16 साल के बच्चे होते हैं, तो ये कंपेयर कर रहे हैं। और ये यूट्यूबर्स, इन यूट्यूबर्स के आप कंटेंट जाके देख लो, दे आर लाइक टॉकिंग शिट अबाउट सम रियलिटी शो, है ना, कोई इंस्टाग्राम पे कोई लड़की है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड देन क्योंकि उनको एक नया टॉपिक मिल गया डीप सीक, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, है ना। अब डीप सीक चलाएगा, लाइक दे विल नॉट टॉक अबाउट दैट। ओके, उनको कोई जानना नहीं, उनको नहीं घुसना है उसके अंदर। ठीक है, तो यू शुड जस्ट इग्नोर दीज पीपल, लाइक यू शुड जस्ट इग्नोर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इन दिस सैम ऑल्टमैन का एक मीम। ओके, अगर मैंने बताया कि यार ये 16-17 साल के 19 साल के बच्चे होते हैं जो कि मीम्स बनाते हैं, और उसी में से एक मीम है आपका ये सैम ऑल्टमैन का एक इंटरव्यू था जिसमें उनसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा बन सकता है कि हम भी बना दें क्या ऐसा ही तो सैम ऑल्टमैन कहता है कि भाई मतलब नहीं हो पाएगा, है ना, भूल जाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। देखो यार, उन्होंने एरोगेंटली बोला या फिर मतलब जिस भी वे में बोला, आई डोंट केयर अबाउट दैट, पर यार जो उन्होंने बोला उस बात में दम थी। ठीक है, उन्होंने बोला इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल था, एटलीस्ट इंडिया के लिए इम्पॉसिबल था। उन्होंने इंडियन एक रिपोर्टर के सामने बोला तो इंडियंस के लिए इम्पॉसिबल ही था। भाई क्या गलत बोल दिया यार उन्होंने। हाँ, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया चाइना ने, सैल्यूट टू चाइना। ओके, बट लाइक फॉर अस इट्स स्टिल इम्पॉसिबल। So yeah, that's it. Our last topic is completed.